मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज मैं सिविल और क्रिमिनल मामलों में या अन्य जहां भी, चाहे वो रेवेन्यू का मामला हो या अन्य किसी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का मामला हो, इंडस्ट्रियल कोर्ट हो, लेबर कोर्ट हो, राजस्व न्यायालय हो, किसी भी तरह के न्यायालय में जब आप गवाही देने जाते हैं तो गवाह को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति को कभी न कभी न्यायालय के समक्ष किसी प्रकरण में गवाही देना जीवन में जाना ही पड़ता है। तो इन बातों को जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुने। इससे आपकी समझ बढ़ेगी। कभी ऐसी स्थिति आती है तो आप सोच समझकर उसको बयान को देंगे। मित्रों, आप जानते हैं जैसा कि चाहे वो सिविल मामला हो, क्रिमिनल मामला हो, राजस्व मामला हो, किसी भी तरह का कोई मामला जब आप गवाही के लिए जाते हैं तो गवाह का जो बयान होता है वो साक्ष्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और वो मौखिक साक्ष्य के रूप में लिया जाता है। उसमें कुछ दस्तावेजों को भी उससे प्रमाणित कराया जाता है। तो गवाही एक साक्ष्य की अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति पर निर्भर करती है। तो कभी भी जब किसी मामले में, चाहे आप वो फरियादी के रूप में हो, चाहे वो चश्मदीद साक्षी के रूप में हो, या जब्ती के गवाह के रूप में हो, या किसी अन्य तरह से गवाह के रूप में आपको ले जाया जाए। सिविल प्रकरण है तो वादी की साक्ष्य पहले ली जाती है। उसके बाद वादी अपने जिन साक्षियों पर भरोसा करता है उस मामले को प्रमाणित करने के लिए उसकी साक्ष्य ली जाती है। तो पहले आप अपने अधिवक्ता से परामर्श करके उनसे बयानों को समझ लें। बयानों को समझने के लिए सबसे पहले मुख्य परीक्षण होता है, जिसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहा जाता है। उस एग्जामिनेशन ऑफ चीफ को आप किस तरह से न्यायालय के समक्ष देंगे, मामले को प्रमाणित वादी भी करेगा, आप उसका समर्थन करेंगे, सारी स्थिति बताएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि कोई मकान खाली कराने का दावा आपने न्यायालय के समक्ष लगाया है तो सबसे पहले वादी का मामला अपने अधिकार के लिए उससे मकान खाली कराने का है तो उसकी गवाही होगी। तो इसकी एक डेमो के रूप में ट्रेनिंग वकील साहब के यहाँ जाकर फाइल देखकर वो आपको समझा देंगे। मुख्य परीक्षण आपका कैसा होगा, जिरह के संभावित या प्रोबेबिलिटी क्या है, किस तरह के प्रश्न विपक्ष के द्वारा पूछे जाएंगे क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर। तो इसको आप प्रेजेंटेशन के रूप में, डेमो के रूप में वकील साहब से रिहर्सल कर लें। वकील साहब का भी ये दायित्व और फर्ज है कि वो आपको उस केस को समझा दें। इसी तरह यदि क्रिमिनल केस है तो उसमें पुलिस प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या हीनियस ऑफेंस है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको केस डायरी में जो भी बयान आपके लगे हैं अभियोजन की ओर से, वो न्यायालय के समक्ष उस अपराध के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कराते हैं। उसको भी आप कोर्ट साहब के रूम में जाकर पहले समझ लें क्या किस तरह आपको देना है। जिरह में आपसे कौन कौन से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पूछे जाएंगे संभावित। तो इन चीज़ों की आप ट्रेनिंग ले लें और समझ लें, उसके बाद ही आप न्यायालय के समक्ष जाएं। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनें। इसका कारण ये है कि जब भी आप न्यायालय के समक्ष गवाही देते हैं, एग्जामिनेशन चीफ हुआ, मुख्य परीक्षण आपका हुआ, न्यायालय के न्यायाधीश सामान्यतः कार्य में व्यस्त होने के कारण कभी कभी तो लिखाते हैं और कभी वो रीडर पर छोड़ देते हैं। तो रीडर की ओर देखकर आप विपक्षी के प्रश्न का जवाब दें, न्यायाधीश की ओर देखकर जवाब दें, ना कि विपक्षी के जो अधिवक्ता हैं उनकी आंखों में आंख डालें। आप उनकी बात कान से ध्यान से सुने, 10-5 सेकेंड उस बात का मनन करके ही तत्काल दिमाग पर जोर डालकर सोच समझ कर जवाब दें। अन्यथा आपका जैसे किसी व्यक्ति को प्रभावित कर दिया जाता है और आपने हाँ बोला और उनको उस चीज का जो वो कहलवाना चाहते हैं लाभ मिल जाता है। तो जब भी गवाही आपकी हो, खुले मन से, खुले दिल दिमाग से आप गवाह को सोच समझकर गवाही को अपना कथन न्यायालय के समक्ष देना चाहिए। जल्दबाजी में कोई कथन ना दें, मामले को अच्छी तरह समझ लें। किस चीज का लाभ विपक्ष उठा लेगा आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि जो कूट परीक्षण या क्रॉस एग्जामिनेशन एक दुधारी तलवार की तरह होती है और इसमें वो बातें निकाली जाती हैं जो जिससे सत्यता प्रकट हो। कई बार ब्लफ दे के उल्टा सीधा प्रश्न भी पूछा जाता है, आपको इरिटेट किया जाता है, जिससे आप चिड़चिड़ा कर उस बात को जो वो चाहते हैं आपसे उगलवा लेंगे। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें गवाही देते समय, अन्यथा आपका पूरा मामला, चाहे वो किसी भी रूप में आप फरियादी हों, गवाह के रूप में हो, जब्ती के हों, जिस भी तरह के आप गवाह हैं, तो बड़े सोच समझकर इन बातों का ध्यान रखें। डेमो कर लें, जो आपके वकील साहब हैं उनसे पहले समझ लें, रिहर्सल कर लें,
सोच समझकर मस्तिष्क से दिमाग से जवाब दें और न्यायाधीश या रीडर की ओर देखकर जवाब दें। उसके बाद जब गवाह का बयान हो जाए उसको पढ़ अवश्य लें। एक एक शब्द का महत्व है। और कई बार रीडर भी कभी कभी कुछ केसों में यहाँ तक देखा गया है अपवाद स्वरूप कि वो जो आप बोल रहे हैं उससे भिन्न कुछ टाइप कर देते हैं। पार्टी से मिल गए, किसी विपक्षी के अधिवक्ता के इशारे से उससे प्रभावित हो गए। तो ऐसी स्थिति में ये आपका दायित्व है कि आप गवाह के रूप में जब अपना बयान देते हैं उस पर पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। यदि कोई आपत्ति है तो न्यायाधीश महोदय से निवेदन करें, वो उसमें सुधार करा देंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। तो गवाही देते समय आप इन सावधानी को ध्यान में रखकर किसी भी न्यायालय के समक्ष जब आप गवाही देने जाते हैं आपका अच्छे से कथन होगा और उस मामले पर पूरा जो भी है वो गवाही पर दार निर्भर करता है। एविडेंस पर ही न्यायालय का जो फैसला आएगा, न्यायाधीश उससे बंधे हुए हैं। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर जो आपने गवाही दी है उसका विश्लेषण करने के पश्चात एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करने के बाद न्यायालय उस पर विचार करके दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अंतिम तर्क सुनने के बाद उस पर निर्णय देते हैं। तो गवाही का अपना एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है अपने इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार भी। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप जब भी गवाही देने जाएं बड़े अच्छे से सावधानी रखकर अपनी गवाही दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मित्रों? मैं छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा आपके कानूनी ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कहता आ रहा हूँ कि नॉलेज इज पावर। आप कानून जानिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून की अनभिज्ञता या कानून का नहीं जानना बहाना नहीं चल सकता है हमारे जुडिशियल सिस्टम में। और हर जुडिशियल सिस्टम के अंदर गवाही का महत्व है। गवाह एविडेंस एक्ट के तहत होते हैं और उसमें मुख्य परीक्षण, कूट परीक्षण तथा कोई फैक्ट यदि रह गया है तो री एग्जामिनेशन भी कोर्ट की परमिशन से आपका होता है। तो इन बातों को देखिए, समझिए। एडवोकेट्स के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। और अपने मित्रों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटी आपके नाम से है। कृपया यदि उस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, लाइक करें। धन्यवाद।